कुलदीप और राजीव फुटपाथ पर खड़े बात कर ही रहे थे कि कुलदीप को एक बार फिर एहसास हुआ कि कोई काला साया उसके पीछे खड़ा था। फुटपाथ पर उसकी परछाई साफ नजर आई थी, लेकिन जैसे ही कुलदीप ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। कुलदीप ये सोचकर काफी घबरा गया। उसने राजीव से बोला, राजीव, मुझे काफी घबराहट हो रही है। अक्सर मुझे लगता है, अभी भी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा था कहीं से। ये सुनकर राजीव इधर उधर मुड़ा और हर तरफ देखा, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिस पर वो शक कर सके। अब वो कुलदीप को देखते हुए बोला, मुझे तो यहाँ सिवाय ट्रैफिक के और अनजान लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। पर कुलदीप ने अब और जोर देकर कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं जो बोलता हूँ वो सच हो जाता है। याद है आपको, उस दिन मैंने ही आपके बारे में सोचा था कि आपकी लॉटरी लग जाए, और लग गई थी। और उसके बाद तो उस दिन मैंने आपको बोला था गुस्से में, आपकी ऑटो खराब हो जाए। ये सुनकर राजीव उसकी बात काटते हुए बोला, अरे भैया, उस दिन आपने बोला था और ऑटो खराब हो भी गई थी। गुस्सा तो आप पर आया था, मुझे तो लगा था आपकी जुबान काली है। पर अब आप जो कह रहे हैं वो तो कुछ अलग ही बात है। ये सुनकर कुलदीप बोला, हाँ, पर बात क्या है वो समझ नहीं आ रहा है। एक दो बार मैंने नव्या को बताने की कोशिश की थी कि मैं जो भी कहता हूँ वो सच हो जाता है, पर वो कहती है ये सब मेरी गलतफहमी है, ये सिर्फ इत्तेफाक है। और जब वो लड़की जो मुझसे प्यार करती है, जिससे मैं इतने सालों से जुड़ा हूँ, अगर वो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही तो कौन करेगा? अब राजीव ने कुलदीप से पूछा, पर आपको ये कब से लग रहा है कि आपकी हर कही बात सच हो रही है? अब कुलदीप बोला, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तभी राजीव की नजर उसके पहने एक लॉकेट पर गई, वही सुनहरा लॉकेट जो कुलदीप के गले में पड़ा था। राजीव उस लॉकेट को देखकर कुलदीप से कहता है, भैया, क्या मैं ये लॉकेट देख सकता हूँ? नहीं नहीं, उतारना नहीं, ऐसे ही देख लेता हूँ। कुलदीप आगे बढ़कर राजीव को पेंडेंट दिखाने लगता है। राजीव को एहसास होता है कि पेंडेंट में किसी तरह का यंत्र बना हुआ था, जो शायद किसी न किसी शक्ति से जुड़ा था। अब राजीव को ऐसा लग रहा था कि कुलदीप के साथ होने वाली घटनाएं कहीं न कहीं इस पेंडेंट के कारण हो रही थी, पर वो श्योर नहीं था। इसलिए इस वक्त कुलदीप को इसके बारे में बताना उसने मुनासिब नहीं समझा। उसने तय किया कि वो इस लॉकेट के बारे में पता करेगा। अगले दिन कुलदीप ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस मेहता ने उसे बुलाया और उसे बोनस का एक चेक दिया। और चेक देते हुए वो बोला, तुम वाकई अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए ये चेक है बोनस का। इसी तरह काम करते रहे तो आगे और भी ऐसे चेक तुम्हें मिलने वाले हैं। मेहता ने ये कहते हुए 10,000 रुपए का चेक कुलदीप को थमा दिया। ये चेक लेकर कुलदीप काफी खुश था, पर यश जो पुणे से वापस आ गया था, कुलदीप के हाथ में चेक देख वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने कुलदीप को टीज करते हुए कहा, कटोरे में चवन्नी क्या पड़ी, तुम्हारा तो चेहरा ही खिल उठा। कुलदीप कुछ कह पाता इससे पहले मेहता बाहर आ गया। मेहता ने जैसे ही यश को देखा वो बोला, एक छोटा सा काम भी नहीं हो सका तुमसे। मिस्टर खन्ना ने मुझे बता दिया कि किस तरह तुम वहाँ क्लाइंट से बदसलूकी से पेश आए थे। ये क्लाइंट तो हाथ से निकला ही, अब तुम भी मेरे ऑफिस से निकल जाओ, दोबारा नजर मत आना। ये देखकर यश काफी परेशान हुआ। उसने गुस्से से कुलदीप की तरफ देखा और जाते हुए उसने कुलदीप को बोला, मैं इस ऑफिस से जा रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ से नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर मेहता कुछ कहने ही वाले थे कि कुलदीप ने उन्हें रोक दिया। वो बस यश को जाते हुए देख रहा था। जहां एक तरफ यश ऑफिस से जा चुका था, वहीं दूसरी तरफ कुलदीप को उसका नया केबिन मिल गया था। उस केबिन में बैठा कुलदीप सोच रहा था, अब इसे तो मैं इत्तेफाक नहीं कह सकता। कल रात मैंने जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा ही हुआ, हूबहू एक एक चीज। पहले चेक, फिर यश की बेइज्जती और अब मेरा नया केबिन। ये सब कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, चाहे कोई माने या ना माने। ये कहते हुए कुलदीप खिड़की से बाहर देखने लगा, पर उसे अंदाजा नहीं था
कि उसके पीछे खड़ा काला साया अब बड़ा होता जा रहा था। जहां एक तरफ कुलदीप अपनी कही हर बात के सच होने पर खुश था, वहीं दूसरी तरफ यश इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में था कि उसे ऑफिस से निकाल दिया गया, वो भी कुलदीप के सामने बेइज्जत करके। बाहर आकर यश ने खुद से कहा, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा कुलदीप। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ आई बाजी हर बार पलट गई, लेकिन अब और नहीं। इतना कहते हुए यश अपनी कार में बैठा और किसी को फोन मिलाकर कुछ समझाने लगा। ये फोन उसने किसी खास मकसद से किया था। वो किसी भी हाल में कुलदीप को तोड़ना चाहता था। फोन पर बात करने के बाद यश वहां से चला गया। नव्या से मिले यूं ही एक हफ्ता और बीत गया, लेकिन अब कुलदीप से नव्या के बिना रहा नहीं जा रहा था। इसलिए उसने तुरंत नव्या को फोन किया और उसके फोन उठाते ही वो बोला, नव्या, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज ही, अभी। उसकी बात सुन नव्या ने हाँ कह दिया। आज कुलदीप ने उसे टाउन के एक बड़े से मॉल में बुलाया था। नव्या पहले कई बार वहां जाने के लिए कुलदीप से कह चुकी थी, लेकिन कुलदीप हर बार टाल देता था पैसे की दिक्कत के कारण। आज कुलदीप नव्या को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तय समय से आधा घंटा पहले ही वहां पहुंच गया था। वहां आकर नव्या बोली, वाह कुलदीप, तुमने यहाँ के बारे में कैसे सोच लिया? कुलदीप ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे लिए कुछ भी। अंदर चलो, कुछ और भी तैयारी है। ये कहते हुए कुलदीप नव्या के साथ मॉल में चला गया। अंदर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें क्लिक की। तभी नव्या बोल पड़ी, बहुत भूख लगी है कुलदीप, जल्दी जल्दी में मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं आई हूँ, चलो ना कॉर्न लेते हैं। ये सुन कुलदीप बोला, कॉर्न नहीं, हम कहीं और चलते हैं। ये कहते हुए कुलदीप नव्या को अमेरिकन कॉर्न वाले स्टॉल के पास जाने से रोक देता है, पर अब नव्या ने उसे कहा, तुम हर बार यही करते हो, खिलाना नहीं था तो यहाँ क्यों लाए? वहीं जुहू में मिल लेते ना। नव्या किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। कुलदीप ने हंसते हुए उसे जवाब दिया, तुम चलो तो सही। इतना कहकर वो लिफ्ट से उसे मॉल के चौथे माले पर ले आया। वहां फूड कोर्ट था, जिसके एक स्टॉल का जिक्र नव्या अक्सर करती थी। नव्या स्टॉल में पहुंचते ही बहुत खुश हो गई और बोली, ओ कुलदीप, मुझे नहीं पता था मुझसे दूर रहकर तुम्हें अकल आ जाएगी। कुलदीप को गले लगाते हुए नव्या ने कहा। नव्या की बात से कुलदीप हंस दिया। मेनू कार्ड नव्या को पकड़ाते हुए कुलदीप बोला, क्यों नव्या, तुमने मुझे मिस नहीं किया? मैं भी तो तुमसे दूर था। नव्या का ध्यान मेनू कार्ड पर चला गया, इसलिए उसे पढ़ते हुए बात को हवा में उड़ाने जैसा जवाब दे बैठी, फोन किया तो था, तुमने उठाया ही नहीं। कुलदीप मुस्कुराते हुए नव्या को देखता रहा और नव्या ने ऑर्डर कर दिया। दोनों खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी कुलदीप ने एक बार फिर जिक्र छेड़ दिया, तुमने क्या सोचा फिर शादी के बारे में? नव्या कुछ कहने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तब तक कुलदीप फिर बोल दिया, मुझे पता है तुम्हें थोड़ा समय चाहिए। लड़कियों के लिए ऐसे फैसले लेना आसान नहीं होता, मैं समझता हूँ। कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा समय ले सकती हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। कुलदीप की बातों को सुनकर नव्या वहीं पर बात खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने फिलहाल कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। मॉल घूमती हुई नव्या अचानक एक महंगे लग्जरी बैग के स्टोर में चली गई। कुलदीप की जेब उसे वहां जाने की इजाजत नहीं देती थी, लेकिन नव्या के पीछे पीछे उसे मजबूरी में वहां जाना पड़ा। नव्या तरह तरह के बैग और उन पर लगे प्राइस टैग देख रही थी। स्टोर के एक कोने में खड़ा कुलदीप नव्या का इंतजार कर रहा था। तभी कुलदीप के फोन की घंटी बजी। उसने पैंट की जेब से फोन निकाल कर देखा, ये अम्मा का कॉल था। प्रणाम कर रहे अम्मा, कैसी हो? फोन उठाते ही कुलदीप ने बोला। दूसरी तरफ से अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बिटवा, एक जरूरी काम था, थोड़े पैसों की जरूरत आ गई थी। हाँ हाँ अम्मा, कितने पैसे चाहिए बताओ, हम भेज देते हैं। कोई बड़ी बात तो नहीं? कुलदीप ने चिंता से पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, नहीं बड़ी बात नहीं, बस वो बिट्टन के लिए जो बात चलाए थे ना, तो वो लड़के वाले देखने आएंगे।
तो घर पर थोड़ी पैसों की जरूरत थी। कुलदीप ने उन्हें बोला, हाँ जरूर, मैं भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहें। फिर फोन कट कर दिया। अम्मा से बात करने के दौरान कुलदीप की नजर नव्या पर पड़ी। वो एक बैग पर आकर रुक गई थी। नव्या ने कुलदीप की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं ये बैग ले सकती हूँ? तो कुलदीप उस बैग के पास गया, उसका प्राइस टैग उठाया और देखा। बैग की कीमत 9,800 रुपए थी। उसने आंखें फाड़ कर कहा, इतना महंगा, ऐसा इसमें क्या है? उसका इतना बोलना ही था कि नव्या का मूड खराब हो गया। वो गुस्से में बोली, इसमें क्या है वो रहने दो, तुम सिर्फ ये बताओ, क्या तुम मुझे ये बैग दिला पाओगे? ये सुनकर कुलदीप को अपनी माँ का फोन कॉल याद आया। फिर वो थोड़ा खुद को संभालते हुए बोला, शायद आज नहीं, पर जल्द ही मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। कुलदीप के ये शब्द जैसे ही नव्या के कानों में पड़े, उसे मन में बहुत गुस्सा आया, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक है, वैसे भी इस बारे में जिद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस बैग की कीमत मुझे नहीं लगता कि तुम चुका पाओगे, ना आज ना आगे। इससे पहले कि कुलदीप कुछ कहता, नव्या ने आगे बोल दिया, अच्छा मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं, मेरी कल शूट भी है। ये सुनकर कुलदीप उदास सा हो गया, पर नव्या का ध्यान उसके रुआंसे चेहरे पर गया ही नहीं। वो बस वहां से निकल गई। कुलदीप और नव्या को मिले पूरा 1 महीना बीत गया था। जैसे ही कुलदीप की सैलरी मिली, वो सबसे पहले अपनी मकान मालकिन नीतू का किराया देने गया, पर उसने उन्हें हर महीने की जगह 2 महीने का किराया दिया। ये देख नीतू कुलदीप को धमकाते हुए बोली, देखो कुलदीप, यह नहीं चलेगा, देना है तो पूरा किराया दो। पिछले महीने और इस महीने के एडवांस को मिलाकर 2 महीने का किराया और हुआ। अगर दोगे तभी यहाँ रहने दूंगी, वरना अपनी व्यवस्था कर लो। मैंने धर्मशाला नहीं खोल रखी है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। ये कहती हुई नीतू अंदर चली गई और कुलदीप के मुंह पर भाड़ से दरवाजा बंद कर दिया। कुलदीप का मूड बहुत अच्छा था और वो उसे खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि पूरे 1 महीने बाद कुलदीप आज नव्या से मिलने वाला था। हालांकि दोनों फोन पर बात करते रहे। कुलदीप को उम्मीद थी कि इस बीच शायद नव्या ने शादी के बारे में कुछ सोचा हो और वो मौका निकालकर उससे इस बारे में बात कर पाए। और इससे भी बड़ी बात, आज नव्या का जन्मदिन था। मुंबई के 7 स्टार होटल द रॉयल पैलेस के सामने दोनों का मिलना तय हुआ था। आज नव्या तय समय पर ही वहां पहुंच गई। उसने गुलाबी रंग की 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी, जो देखकर ही काफी महंगी लग रही थी। आज नव्या हर रोज से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, और खास बात ये थी कि उसके पास हर चीज महंगी और ब्रांडेड थी। नव्या होटल के कॉरिडोर में खड़ी कुलदीप का आधे घंटे से इंतजार कर रही थी। कुलदीप भागता हुआ उसके पास पहुंचा। नव्या के सामने आते ही उसने अपने बालों को ठीक किया और गोल्डन गिफ्ट रैप में पैक किया हुआ तोहफा आगे कर दिया। उसके दूसरे हाथ में लाल गुलाब के फूल थे। नव्या की ओर फूल बढ़ाते हुए कुलदीप ने कहा, हैप्पी बर्थडे नव्या, माफ कर देना थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए कुलदीप नव्या के नजदीक आ गया और बोला, आज तो तुम गजब ढा रही हो, मार ही डालोगी क्या? कुलदीप के हाथ से फूल और तोहफा लेने के बाद नव्या ने तिरछी मुस्कान भरी और दोनों चीजें जमीन पर फेंक दी। ये देखकर कुलदीप की मुस्कान बुझ गई। वो झटके से पीछे हुआ और उसने कहा, ये क्या किया नव्या? माना मुझे देर हो गई, तुम मुझे सजा दे सकती हो, लेकिन मेरे तोहफे का अपमान तो मत करो। कुलदीप की बात का जवाब देते हुए नव्या ने कहा, कुलदीप मुझे तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं है। उसके अंदाज में हमेशा से थोड़ा ज्यादा रूखापन था। इससे पहले कि वो कोई सवाल कर पाता, नव्या ने आगे कहा, कुलदीप मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। क्या कुलदीप नव्या को मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए अ डेंजरस माइंड।